हमारे यहाँ सभी व्यवस्था सभी तंत्र अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं और अंग्रेज में डूबे हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो कोई भी देश जब आज़ाद होता है तो किसी दूसरे देश की गुलामी तो सबसे पहले वह देश सारी दुनिया का इतिहास यह बताता है कि दुनिया में कभी भी कोई देश गुलाम हुआ और आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद कोई भी देश अपनी भाषा को ठीक करता है और अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और भाषा किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। हम भारत का विकास करना चाहते हैं, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाना चाहते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी भाषा की व्यवस्था यह अपनी होनी चाहिए, तभी हम भारत को दुनिया में सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो भी देश सबसे ऊपर गए हैं उन्होंने ऐसा ही किया। हम किसी भी देश का नाम लेकर उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अमेरिका नाम का देश दुनिया में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। आज लगभग 200 वर्षों पहले तक अमेरिका का कोई खास अस्तित्व नहीं था। पूरी दुनिया में 200 वर्ष पहले के इतिहास की किताबों में ढूंढेंगे तो अमेरिका के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पिछले 200 वर्षों में अमेरिका बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। 1776 के बाद से लेकर अभी 2025 आ गया, अमेरिका बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। पिछले 2-2.5 वर्षों में तो अमेरिका ने क्या किया, आपके मन में यह सवाल ज़रूर होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अमेरिका अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी अनुकूल बनाया। गुलामी से आज़ाद होने के बाद चीन नाम का एक देश बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। पूरी दुनिया में तो चीन ने क्या किया, 1949 में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, माओ वहाँ का सबसे बड़ा नेता था, तो माओ ने ऐसा क्या किया। माओ के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, माओ उसी तरह का नेतृत्व चीन के लोगों को प्रदान किया था। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन जैसे भारत में करने की कोशिश आज हो रही है, वैसे ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन माओ ने किया था चीन में और बहुत सफल हुआ। और उसके बाद चीन पूरा बदल गया। माओ ने जब अपने चीन को बदला तो उसने भी सबसे पहले अपनी भाषा को और अपनी शिक्षा व्यवस्था पर कार्य किया, तभी इतनी ऊंचाई पर पहुंचा। और आगे बताते हैं। ऐसे ही जापान का उदाहरण है। जापान भी गुलाम हुआ। जापान तो 3 देश का गुलाम हुआ। अमेरिका ने जापान को गुलाम बनाया, डच लोगों ने जापान को गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों ने जापान को गुलाम बनाया। तो जापान ने आज़ादी के बाद भी वही किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपनी भाषा व्यवस्था को बहुत अच्छे से दुरुस्त किया। दुनिया के और छोटे देशों का उदाहरण दे, क्यूबा का दे, ब्राज़ील का दे, मेक्सिको का उदाहरण दे, या स्पेन का उदाहरण ले, स्वीडन का उदाहरण ले, या स्विट्ज़रलैंड का ले, डेनमार्क का ले, या नॉर्वे का ले। दुनिया के किसी भी छोटे बड़े देश का उदाहरण आप देखें और इतिहास पढ़ें तो आपको एक बात सभी देश में समझ में आएगी। वो यह है कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ है, आज़ादी के होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा व्यवस्था को दुरुस्त किया और फिर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। भारत के बारे में जब हम यह देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ उल्टा चित्र नज़र आता है, बिल्कुल विपरीत चित्र नज़र आता है। भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में अंग्रेज़ों की भाषा को नहीं बदला। अंग्रेज़ों की भाषा अभी भी इस देश में चल रही है।
भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत ने आज तक अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला। अंग्रेज़ों की बनाई गई पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज भी इस देश में चल रही है। आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे, आपस में बातचीत होती है, अखबारों में खबरें छपती है, टेलीविज़न पर खबरें आती है, तो एक नाम अक्सर चर्चा में आता है, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, मैकॉले की शिक्षा तंत्र, मैकॉले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम। यह मैकॉले नाम का एक अंग्रेज़ अधिकारी 1840 के साल में भारत में शिक्षा के लिए एक अधिकारी के मरने के बाद अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। उनकी कई पीढ़ियाँ चली गई, लेकिन 1840 में जो शिक्षा का पाठ्यक्रम मैकॉले ने तय कर दिया, वह पाठ्यक्रम भारत के आज़ादी के 78 साल बाद भी चल रहा है, अभी 2025 में भी चल रहा है। मैकॉले यह कहता था कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है जिसको पढ़ने के बाद भारतवासी शरीर से देखने में भारतीय भले हो, लेकिन आत्मा से और मन से अंग्रेज से भर जाए और अंग्रेज़ों जैसे हो जाए। जब हम आत्मा और मन से अंग्रेज हो जाएंगे तो वह कहता था कि हमें फिर भारत को गुलाम बनाने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। भारतवासी बहुत आसानी से और सहजता से हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकॉले छोड़कर गया, वह अभी भी इस देश में चल रही है। दुख है, दुर्भाग्य है, मैकॉले ने इस देश में एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था, सबसे पहले कोलकाता में खोला था, जिसको हम अभी कोलकाता कहते हैं। वो एक कॉन्वेंट स्कूल अब बढ़ते बढ़ते हज़ारों की संख्या में पहुंच गए। अब भारत में गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर कॉन्वेंट स्कूल खुल गए। कभी-कभी मुझे लगता है कि मैकॉले का एक कॉन्वेंट स्कूल तो प्रतीकात्मक था। और आगे बताते हैं अंग्रेज़ की व्यवस्था का, लेकिन हमारे देश तो कॉन्वेंट स्कूल पूरी की पूरी व्यवस्था के ही अंग बन गए और उनमें जो कुछ पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को, वह सब कुछ अंग्रेज से भरा हुआ है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था हम नहीं बदल पाए। मुझे तो शर्म आती है कि यह कहते हुए कि मैकॉले ने कुछ विषय हमारे देश में तय किए थे। जैसे एक विषय होता है, उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान। उसका अगर शाब्दिक अर्थ ढूंढेंगे तो उसका अर्थ है मानव विज्ञान, लेकिन इसका सही अर्थ यह है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम बनता है, तो जो देश गुलाम हो जाता है उस देश के गुलाम नागरिकों की मनोदशा का अध्ययन करना, वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मैकॉले कहा करता था कि भारत को हमने गुलाम बनाया, तो भारत में अब एंथ्रोपोलॉजी विषय चलना चाहिए। तो मैकॉले ने एंथ्रोपोलॉजी विषय इस देश में डाल दिया। अब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, हम अंग्रेज़ों की गुलामी से बाहर आ गए, लेकिन वो एंथ्रोपोलॉजी विषय अभी तक इस देश में चल रहा है। इसका मतलब मैकॉले की याद वो अभी भी दिला रहा है। मुझे बहुत शर्म आती है, अफसोस होता है कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में एंथ्रोपोलॉजी के विषय विभाग प्रोफेसर है। और राजीव दीक्षित जी आगे और बताते हैं, जिनको 60 हज़ार महीने की तनख्वाह मिलती है और पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पीएचडी करने वाले शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, यह सब शर्मनाक लगता है। मैकॉले ने ऐसे बहुत सारे विषय इस देश में डाल दिए, उनमें से एक भी विषय को हम नहीं बदल पाए। और मुझे उससे भी बड़े अफसोस की बात है जो कहनी है कि
अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा, जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं या मेडिकल की शिक्षा कहते हैं, इसमें अंग्रेज़ों ने जो पाठ्यक्रम तय कर दिया वह लगभग अभी 150 साल से वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो हमने पाठ्यक्रम नहीं बदला, हमारी भाषा नहीं बदली और भाषा और शिक्षा के स्तर पर छोटा सा बदलाव भी हम नहीं कर पाए। मुझे और एक अफसोस की बात आपसे कहनी है, वो ये कि अंग्रेज़ों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया वह शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू नहीं की। आप अगर अंग्रेज़ों के देश में जाएंगे देखने और समझने के लिए तो उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेज़ों ने विद्यार्थियों को एक निश्चित मानदंड के अनुसार फेल और पास होने का एक नियम बना रखा है। 33% या उससे ज़्यादा मिले तो परीक्षा में पास है और 33% से कम अंक मिले तो फेल है। यह अंग्रेज़ों का बनाया हुआ मानदंड है और यह जो परीक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है ये भी पूरी अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। साल भर विद्यार्थियों को कुछ रटाना, फिर 1-2 दिन में उनको वो सब लिखवा लेना और रट के वो लिख देंगे कॉपी में। 100 में से 98, 99, 95, 96 जो भी नंबर आ जाए उसके अनुसार विद्यार्थियों का आकलन करना है। यह होशियार है या यह मूर्ख है। अंग्रेज़ों के देश में आकर, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर आप देखेंगे तो पूरी परीक्षा पद्धति उन्होंने बदल रखी है। अंकों के आधार पर अंग्रेज़ों के देश में किसी भी विद्यार्थियों का आकलन नहीं होता है और अंग्रेज़ ही क्यों, फ्रांसीसियों के देश में किसी भी विद्यार्थियों का आकलन अंकों के आधार पर नहीं होता है। फिर हमारे देश में अंकों के आधार पर आकलन क्यों होता है, आप ही बताइए। और मैंने जितने भी बात बताए सभी के सभी राजीव दीक्षित जी के द्वारा बताए गए बातों को भी बताए। इसमें लिखा हुआ है सभी बात, उनके एक एक बात लिखे हैं, सभी के सभी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और फिर मिलेंगे और किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे बातें हैं वो भी करेंगे आप सभी के सामने। बस आप लोग राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को कमज़ोर नहीं होने देना है। धन्यवाद, क्योंकि ये हमारे देश के हित में कार्य करना है हम लोगों को। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद।